तमिलनाडु में जो हिंदी विरोध हमें देखने को मिलता है, क्या वो एक पहचान की लड़ाई है? क्या वो अपनी पहचान की रक्षा के लिए हिंदी का विरोध कर रहे हैं? तो ऊपर ऊपर से अगर इस इशू को हम देखें तो किसी किसी को ऐसा लग सकता है, लेकिन अगर ये पहचान की ही लड़ाई होती तो फिर इंग्लिश का भी विरोध वहाँ पर इंग्लिश का भी विरोध होता कि इंग्लिश का तो विरोध हमें देखने को नहीं मिलता। और अगर पहचान की ही लड़ाई होती तो महाराष्ट्र में भी हमें हिंदी का विरोध देखने को मिलता, कर्नाटक में भी हमें हिंदी का विरोध देखने को मिलता, या आंध्र प्रदेश में भी उस प्रकार से हमें हिंदी का विरोध देखने को मिलता। तो तमिलनाडु में ये जो हिंदी विरोध है ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड मुद्दा है, इसके पीछे का इतिहास काफ़ी अलग है। तो अभी हम आते हैं हमारे तीसरे मुद्दे की तरफ कि तमिलनाडु में हिंदी विरोध हमें क्यों दिखाई देता है। अब ये जानने के लिए हमें 100 साल पीछे जाना पड़ेगा। 1916 में उस समय के मद्रास प्रेसिडेंसी में, उस समय के मद्रास में जस्टिस पार्टी की स्थापना हुई थी। इसकी मुख्य विचारधारा थी एंटी ब्राह्मणिज्म, ब्राह्मणवाद का विरोध। अब ब्राह्मणिज्म ऐसी कोई आइडियोलॉजी नहीं होती है, इसको हम एंटी हिंदुइज्म भी कह सकते हैं, उनकी मुख्य विचारधारा। तो इस विचारधारा से इस पार्टी की शुरुआत हुई थी और उन्होंने हिंदी विरोध की मुख्यतः नींव डाली, ऐसा हम कह सकते हैं। अब इसी पार्टी से फिर आर्यंस वर्सेस द्रविडियन या द्रविडियन मूवमेंट की शुरुआत हुई, या उसे हम एंटी हिंदुइज्म मूवमेंट भी कह सकते हैं। इस आइडियोलॉजी के अनुसार, इस मूवमेंट के अनुसार राम आर्यन है, वो विदेशी है और उन्होंने हमारे रावण को मारा। और कुछ साल पहले तमिलनाडु में रावण लीला भी मनाई गई थी। हालांकि वैसे देखा जाए तो रावण का जन्म उत्तर भारत में हुआ था, नोएडा में एक बिसरख नाम का गांव है नोएडा में, वहाँ पर उसका जन्म हुआ था। उसके जो पिता थे रावण के, ऋषि विश्रवा, उनके नाम का अपभ्रंश होकर उस गाँव का नाम अभी बिसरख है। तो वैसे तो रावण का जन्म उत्तर भारत में हुआ था। और सुब्रमण्यम स्वामी जी ने कहा है कि संसद में उन्होंने कहा था कि ये जो आर्यंस वर्सेस द्रविडियन जो थियोरी है ये पूरी तरीके से गलत है। Now, as far as Raja is concerned, he got unduly emotional, but the problem is that he has learnt all his history from jail, and his daughter now is one of the prominent agitators there. And this Aryan Dravidian theory is all bogus. I challenge here today in the House, let Mr. Raja and myself go to a microbiological laboratory and take our blood test through and establish our DNA. You will find it is the same. My DNA and your DNA. The DNA of a Brahmin and the DNA of a scheduled caste is the same. The DNA of the Indian Hindu and the Indian Muslim is also the same. All our DNA from Kanyakumari to Kashmir is the same. Please revise your history. I can ensure that some RSS historians can come and give you a tutorial so that your brainwashing is ended. इसके बारे में सुब्रमण्यम स्वामी जी के कई सारे वीडियोस आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। उन्होंने कई सारे ऐतिहासिक तथ्य भी बताए हैं कि ये थियरी सही नहीं है। और उन्होंने ये बताया था, एक वीडियो उसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में या पिन कमेंट में दे दूंगा, कि जो ब्रिटिश थे उन्होंने डिवाइड एंड रूल के लिए साउथ और नॉर्थ को अलग अलग करने के लिए, लड़ाने के लिए इस प्रकार की इस थियरी को सामने लाया था। ये सुब्रमण्यम स्वामी जी का कहना है। उनके अलावा स्वामी विवेकानंद जी ने भी आर्यन वर्सेस द्रविडियन इस थियरी को मानने से मना कर दिया था। और देखिए, आदि शंकराचार्य जी जो केरला से थे, महान संत रामानुजम जी तमिलनाडु से थे, और महान दार्शनिक संत वल्लभाचार्य जी वे तेलुगु परिवार से थे जिन्होंने हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार किया। इसके अलावा हार्वर्ड एंड इंडिजीनियस रिसर्चर्स ऑन एंसेंट्रल इंडियन पॉपुलेशंस ने एक रिसर्च किया था। उनके संशोधन के बाद उन्होंने कहा कि सभी भारतीयों के बीच एक जेनेटिक रिलेशनशिप है, सबका डीएनए एक ही है, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म या किसी भी स्टेट से हो। और ये आर्यन वर्सेस द्रविडियन ये थियरी एक मिथ है, ये एक रिसर्च का एक रिपोर्ट है। वैसे ये सही है या गलत है ये कोई हमारा आज के वीडियो का विषय नहीं है, मुद्दा नहीं है। ये आप खुद सर्च कर सकते हैं गूगल, यूट्यूब पर, हर एक का अपना ओपिनियन है। लेकिन जस्टिस पार्टी जिसकी स्थापना 1916 में हुई थी, उसके बाद में इस मूवमेंट की शुरुआत हुई। और कुछ सालों के बाद में जब ईवी रामास्वामी यानी पेरियार इस जस्टिस पार्टी से जुड़े, उसके बाद में इस द्रविडियन मूवमेंट को काफ़ी बढ़ावा मिला। उन्हें एंटी हिंदी, एंटी ब्राह्मणिज्म और द्रविडियन मूवमेंट का जनक कहा जाता है। और यहाँ से फिर एंटी हिंदी यानी हिंदी विरोध की शुरुआत हुई। जस्टिस पार्टी, उसके बाद में जब ईवी रामास्वामी पेरियार जस्टिस पार्टी में जुड़े, उसके बाद में विशेषतः हिंदी विरोध की शुरुआत हुई, ऐसा हम कह सकते हैं। हिंदी विरोध पर ईवी रामास्वामी पेरियार का कहना था कि स्कूलों में हिंदी पढ़ाने की शुरुआत एक खतरनाक तंत्र है जिसका उपयोग आर्यों ने द्रविड़ संस्कृति में घुसपैठ के लिए किया था। तो ये हिंदी विरोध के पीछे की वजह हम कह सकते हैं। 1937 में मद्रास प्रेसिडेंसी के चीफ मिनिस्टर भारत रत्न श्री राजगोपालाचारी जी ने, जिन्हें राजा जी कहा जाता था, उन्होंने मद्रास प्रेसिडेंसी में हिंदी पढ़ाना अनिवार्य किया। जिसके बाद जस्टिस पार्टी और ईवी रामास्वामी पेरियार इन्होंने
इसके खिलाफ आंदोलन शुरू किया था 1937 में, और ये आंदोलन 1940 तक चला, यानी 3 साल तक ये सबसे पहला तमिलनाडु में हुआ बहुत बड़ा हिंदी विरोधी आंदोलन था। इसके बाद में सी राजगोपालाचारी जी यानी राजा जी ने हिंदी को अनिवार्य करने का जो निर्णय लिया था उसे ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड इर्स्किन ने रद्द कर दिया था और हिंदी के सख्ती को हटा दिया था। अब 1937 से लेकर के 1940 के बीच में उस समय की मद्रास प्रेसिडेंसी में ये जो हिंदी विरोधी आंदोलन हुआ था, इस बीच में यानी 1939 में ईवी रामासामी पेरियार को जस्टिस पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया। इसके बाद में 1944 में उन्होंने इस जस्टिस पार्टी का नाम द्रविडर कज़गम रख दिया। लेकिन ईवी रामासामी पेरियार ने 72 साल की उम्र में एक 30 साल की लड़की से शादी की थी। इस बात से नाराज होकर द्रविडर कज़गम यानी डीके पार्टी की ही एक लीडर सीएन अन्नादुराई, उन्होंने इस पार्टी को छोड़ दिया और एक अपनी नई पार्टी बनाई, द्रविड़ा मुन्नेत्र कज़गम यानी अभी की डीएमके। इसके 1969 से लेकर के अभी 2018 तक एम करुणानिधि अध्यक्ष रहे और उनके जो बेटे हैं एम के स्टैलिन, वही अभी डीएमके पार्टी के अध्यक्ष हैं। और उन्होंने ही अभी जब ये 3 लैंग्वेज पॉलिसी का नया ड्राफ्ट जारी किया था, उसके बाद में उन्होंने ही अभी इस पॉलिसी का विरोध किया था। अब देखिए, डीएमके पार्टी भले ही डीके से यानी द्रविड़ कज़गम से अलग हो गई थी, लेकिन उनकी जो मूल विचारधारा थी एंटी ब्राह्मणिज्म, एंटी हिंदी की, उस विचारधारा को उन्होंने कायम रखा था। अब 1965 में जब लाल बहादुर शास्त्री जी देश के प्रधानमंत्री थे, तब हिंदी को आधिकारिक भाषा बनाने के तरफ कदम आगे बढ़ाए जाने लगे थे। उस वजह से फिर से एक बार उस समय के मद्रास स्टेट में इसके खिलाफ आंदोलन शुरू हुआ। डीएमके पार्टी के नेतृत्व में ये आंदोलन लड़ा गया था। ये आंदोलन इतना ज़्यादा तीव्र हो गया बाद में कि लाल बहादुर शास्त्री जी को फिर कहना पड़ा था कि हिंदी को आधिकारिक भाषा नहीं बनाया जाएगा और अंग्रेज़ी ही वहाँ पर आधिकारिक भाषा बनी रहेगी। इसके बाद में 1967 में जब चुनाव हुए, तब डीएमके पार्टी वहाँ पर जीत कर आई थी और तब से लेकर के अभी तक फिर कभी भी कांग्रेस वहाँ पर जीत नहीं सकी। तो अब आपको तमिलनाडु में हिंदी का विरोध क्यों होता है, ये पूरा इतिहास तो पता चली गया होगा। ये एक पहचान की लड़ाई से भी ज़्यादा एक राजनीतिक विचारधारा की लड़ाई है, या हिंदी को आर्यंस की या नॉर्थ की भाषा माना जाता है। ये पूरी एक कुल मिलाकर एक राजनीतिक विचारधारा की लड़ाई है।